तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 की, जिसमें हमारा विषय है विज्ञान भारती द्वितीय। देखिए, इसके अंदर देखिए हम बात करते हैं। आज हमारा अध्याय है 10, जिसका नाम है जीवों में उत्सर्जन। ठीक। तो आज हम देखेंगे कि जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, आखिर में ये उत्सर्जन है क्या। ठीक, सबसे पहले हम इसी चीज को थोड़ा आगे समझेंगे। ठीक है। तो देखिए, हम अगर गौर से देखे जाएं और अगर हम गौर से देखें किसी चीज को और समझें, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने पृथ्वी ग्रह की, देखिए, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव। देखिए, वैसे तो हम बात करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है। आपको बहुत सारे ग्रह दिखाई दे जाएंगे, जब आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे ग्रह दिखाई देते हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल पृथ्वी ग्रह की। ठीक। क्योंकि इन सारे ग्रहों में अगर हम देखा जाए तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, ठीक, जहां पर क्या है जीवन संभव। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पृथ्वी सभी सजीवों का क्या है, एक वास स्थान है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी सजीव हैं, ठीक, वो सारे के सारे सजीव आपको पृथ्वी पर ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक। तो चाहे कोई भी हो, जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे सजीव हमें पृथ्वी पर ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही क्या है, इनके जीने के लिए सारे वातावरण इनके अनुकूल होते हैं। ठीक। तो पृथ्वी पर ही हमें सारे सजीव देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं उन जीवों की। अब हम बात कर रहे हैं उन जीवों की, जो जीव हैं जो पृथ्वी पर मिलते हैं, और पृथ्वी पर ही जीव जो होते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जीवन संभव केवल पृथ्वी पर ही है। ठीक है। अगर किसी और जगह जीवन संभव होता तो लोग वहां भी रहने लगती। उसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसे जीव मिलते जो दूसरे ग्रहों पर होती, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जीवन की वे प्रक्रियाएं। अब जितने भी सजीव हैं, तो सजीवों के अंदर देखिए एक खास बात होती है कि उनके अंदर जीवन की वे प्रक्रियाएं, वे प्रक्रिया मतलब वे प्रोसेस जो सजीवों के लिए अति आवश्यक है। यानी कि अगर कोई भी सजीव है, ठीक, चाहे वो एक कोशिका वाला हो, चाहे बहुकोशिकी वाला हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे कोई भी, जितने भी सजीव का मतलब जितने भी प्राणी हैं, तो उनके अंदर प्रक्रिया होती रहती हैं। उनके अंदर क्या होती रही हैं, प्रक्रियाएं। तो अगर वो प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो वो जीव क्या होगा, वो जीव मर जाएगा। ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया। अब ये जैव प्रक्रिया क्या है, जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर कोई भी जीव है, प्राणी है, तो उसके अंदर देखिए वृद्धि मिलेगी। वृद्धि मतलब पहले छोटा है, फिर छोटे से बड़ा, फिर बड़ा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसके अंदर देखने के लिए हमें वृद्धि मिलेगी। दूसरी बात, अगर कोई भी प्राणी है तो वो पोषण भी करेगा। ये जीवन की प्रक्रिया है। क्यों, वृद्धि भी करता है उसका शरीर, पोषण भी करेगा। भाई खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक। क्योंकि उसे जीने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा उसे कहाँ से मिलेगी, भोजन के रूप में। अगली बात देखिए यहाँ पर श्वसन, उसके अलावा श्वसन करेगा। अरे भाई सांस नहीं लेगा तो वो क्या होगा, मर जाएगा। उसके अलावा उपापचय, उपापचय का मतलब बहुत सारी उसके अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जाती है। उसके अलावा देखिए परिवहन, परिवहन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात उसके शरीर में बहुत सारा, मतलब उसके शरीर के अंदर में परिवहन का मतलब होता है, जैसे मान ली ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है, हम जो भी कोई ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को वो ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेकर के हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, अर्थात हमारे खाने का ब्रेक डाउन करती है। ठीक है। उसी के अलावा देखिए उसमें भी एक बात है उत्सर्जन की। उत्सर्जन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सांस ली, जैसे मान लीजिए ये है कोई प्राणी, ठीक, ये है कोई प्राणी, ये है कोई प्राणी, ये है प्राणी। ठीक है। इसने यहां से ली क्या, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इसके अंदर पहुंचेगी, मेरा मतलब
इसके नाक के द्वारा ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में पहुंचेगी, और फेफड़ों से पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन क्या कब पहुंचेगी, हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा, उसे ब्लड में मिक्स करके यहाँ पर कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। अब कोशिकाओं के पास जैसे ही ये कोशिका है, कोशिका पास जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ये क्या कर देगी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, जो हमने खाना खाया है उस खाने को क्या करेगी, उसके अंदर जो मिलने वाला हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देगी, और जैसे उसका ब्रेक डाउन कर देगी तैसे वहां से क्या होगी, CO2 गैस बनेगी। ठीक, CO2 गैस बनेगी और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो CO2 गैस क्या है, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक। अब इस CO2 गैस को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो बाहर निकालना है, किससे निकालना है, जो हमारे शरीर के अंदर खराब मटेरियल चीज बना है। तो खराब मटेरियल चीज बनने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लिक्विड वाली बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मूत्र पेशाब के रूप में क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अगर वो चीज हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगी तो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। तो व्यक्ति मर जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब खाना पचता है, पचने के बाद जो बेकार वेस्ट मटेरियल होता है वो एक मल के रूप में हमें सुबह मतलब खेतों में जाकर करके या अपने किसी और जगह जाकर के हमें उसको क्या करना है, त्याग करना है। तो जो मल निकला है, जैसे हम सुबह खाना खाया तो खाना खाने के बाद क्या निकलता है, मल। मल क्या है, एक खराब मटेरियल, ठीक है, एक अपशिष्ट मटेरियल। मल क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर बना है। अब जो बढ़िया बढ़िया चीज थी तो हमारे शरीर ने ले ली पोषण वाली, अब जो खराब चीज है जो हमारे लिए हानिकारक है इसे शरीर बाहर निकाल देगा। तो कोई भी ऐसी हानिकारक चीज, ठीक, हमारी जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत तो हम ये कह सकते हैं, कोई भी ऐसी हानिकारक चीज है जो हमारे शरीर से बाहर निकाली जाती है तो हम उसे कहते हैं क्या, उत्सर्जन। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो देखिए आज हम बात करेंगे उत्सर्जन की। उत्सर्जन हमारी एक लाइफ प्रोसेस का क्या है, एक हिस्सा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम इस उत्सर्जन के बारे में ही आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम बात करें, परंतु आज हम बात करने जा रहे हैं इसी उत्सर्जन की। ठीक है, उत्सर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी सजीव के शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता रहता है। मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन गैस ले, तो ऑक्सीजन गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस क्या थी, हमारे काम की थी। हमने जैसे ऑक्सीजन गैस को लिया तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस जैसे ही हमारे शरीर के अंदर हम पहुंचती है तो वो हमारे खाने के अंदर जो हमें क्या मिला, जैसे हमने खाना खाया तो खाने से मुझे क्या मिला, हमें ग्लूकोज मिला। ठीक, तो हमें खाने से ग्लूकोज मिला तो अब क्या कर देगी वो ऑक्सीजन, उस ग्लूकोज को तोड़ देगी, और जैसे ही उस ग्लूकोज को तोड़ेगी तो उससे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी को हमारा शरीर यूज करेगा, और उसी के दरम्यान में क्या करती है, तोड़ने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे काम के नहीं है क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। अगर मनुष्य के शरीर में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी रही तो मनुष्य का वो मर जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी है उसे शरीर क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो हानिकारक चीज हमारे शरीर के अंदर बनी, उसे शरीर ने क्या कर दिया, बाहर। तो जो चीज हमारे लिए हानिकारक है उसे शरीर क्या कर दिया था, बाहर। तो इस हानिकारक चीज को कोई भी शरीर बाहर करता है, उसी हम क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन का मतलब होता है कोई भी हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता, सीधी बात समझ लीजिए। ठीक, जिस प्रकार से हमने पानी पिया, पानी हमारे काम का चीज थी, पानी हमारे शरीर ने ले लिया। ठीक, अब पानी में अब खाने के अलावा और पानी बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया वगैरह। ठीक है, तो यूरिया हमारे शरीर के अंदर में बनता रहता है, तो उसे क्या करता है, उसे मूत्र के रूप में हमारा शरीर बाहर निकालता रहता है। ठीक, लेकिन एक बात है यहाँ पर, कोई चीज हमारे शरीर से निकले वो हमारे लिए तो वो हानिकारक है, तो वो चीज हमारे लिए तो हानिकारक है बट किसी और के लिए फायदा नहीं। जैसे मान लीजिए हमने CO2 निकाल दी, हमारे लिए तो हानिकारक है बट यही चीज प्लांट के लिए क्या है, फायदेमंद है। ठीक, तो प्लांट के लिए क्या फायदेमंद, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से मूत्र का त्याग किया, तो मूत्र हमारे लिए तो हानिकारक है बट हम उसे प्लांट के अंदर में लगा देंगे तो प्लांट को ये कहीं ना कहीं पे यूरिया पहुंच करके प्लांट को क्या बेनिफिट देगा। जिस प्रकार से हमने मल का त्याग किया, हमने क्या किया, मल का त्याग। ठीक, तो
तो मल के त्याग की बात करें, मल हमारे लिए तो बेकार है, बट हम उसे खेतों के अंदर में जाकर करते हैं या हम उसका वेस्ट मटेरियल को कहीं डालें तो हो सकता है वो किसी और के लिए फायदामंद हो, किसी जीव के लिए फायदामंद हो, बट हमारे लिए क्या है, हानिकारक। तो ऐसे ही अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे लिए हानिकारक है, शरीर उन्हें बाहर निकाल देता है। और उन्हीं प्रकार के इसी बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हम देखते हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तब हमारे शरीर से क्या होगा, पसीना बाहर निकलता है। तो पसीने को आप गौर से देखिए, जब हम जरा सा पसीने को हम जीभ से लगाते हैं तो नमकीन लगता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पसीना हमारे शरीर से निकल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या निकल रहा है, थोड़ा बहुत NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी निकल रहा है, यानी नमक निकल जाता है हमारे शरीर से। ठीक, तो पसीना निकलना क्या है, ये उत्सर्जन है। ये मेरी त्वचा से निकल रहा है तो हम कहेंगे त्वचा भी क्या कर रही है, उत्सर्जन। ठीक, तो उत्सर्जन में हम वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ से बुक्स के चलते हैं। देखिए यहाँ पर जंतुओं के शरीर में विभिन्न जीव रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं। देखो ये तो हमारे SCERT बुक्स में कहा है, जो हमारी बेसिक शिक्षा प्रपत्र के अंदर में जो किताब चलती है उसमें देखो यही तो कहा गया है। तो देखो क्या रहेगा, जंतुओं के शरीर में, ठीक है, बहुत सारी जीव रासायनिक क्रियाएं। जीव रासायनिक क्रिया को मतलब होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, मान लीजिए कि मैंने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ग्लूकोज के साथ में क्या करेगी, रिएक्शन। तो कैसा रिएक्शन कर रही है, जैव रिएक्शन। तो इसे हम कहते हैं बायो केमिकल रिएक्शंस। उसके तरह हमारा CO2 बन रही है, हमने पानी पिया, खाना खाया, तो हमारे शरीर के अंदर में क्या होने लगा, अंतर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होने, जैसे मतलब हमने देखा है कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, तो जो दवा देता है वो क्या होता है, केमिकल। तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वो हमारे शरीर के साथ क्या करेगा, एक्शन करेगा, क्रिया करेगा। तो उसी को हम कहते हैं जैव रासायनिक क्रिया। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक क्रिया होती हैं जिसके फलस्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं, ठीक, जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट का मतलब होता है हानिकारक, बेकार। ठीक, ये देखो शब्द लिखा है अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब होता है हानिकारक, बेकार। अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, जो कि अनावश्यक एवं बहुत ही क्या होते हैं, हानिकारक। अनावश्यक का मतलब हमारे काम का नहीं है, हानिकारक। हानिकारक है, अगर ये हमारे शरीर के अंदर में पड़े रहे तो हमारी मौत हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या चीज हानिकारक, ठीक है। यदि इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता का मतलब इनकी सांद्रता का मतलब होता है कि इन ये जरूरत से ज्यादा बढ़ना। ठीक, सांद्रता का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बढ़ना। ठीक, कंसंट्रेशन बढ़ना, यानी कि इसकी अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो और अधिक जहरीली हो जाते हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। ठीक, अतः ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो भैया ये हमारे शरीर के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस बनी है, तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं इस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, हमारा शरीर क्या है, तो ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि अब ये शरीर के काम के नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे। देखिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट, जो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक, अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर निकलने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी उत्सर्जन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ waste, removal of waste product from body, ठीक, is called excretion, is called excretion। तो हम ये भी कह सकते हैं सीधी भाषा में, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन कौन कर सकता है, एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर देखिए गौर से, यकृत, यकृत करता है, यकृत। ठीक, यकृत का मतलब होता है लिवर। उसके बाद देखिए हमारे फेफड़े, फेफड़े भी करते हैं भाई, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, CO2 गैस बाहर निकाल रहे हैं, तो फेफड़े भी करते हैं। ठीक है,
हम आगे उसके अलावा बढ़ियात हमने जो भी कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद हम देखते हैं सुबह मल त्याग करने के लिए जाते हैं, तो सारा का सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बड़ी आंत में पहुंच जाएगा, बड़ी आंत के बाद वो रेक्टम में पहुंच जाएगा, फिर वहां से बाहर निकल जाता है मल के रूप में। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है और जिसका नाम है वृक्क। ये सबसे क्या है, महत्वपूर्ण अंग। ठीक, इसे हम कहते हैं किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको समझा ही दिया, थोड़ा और आप इससे समझिए। देखिए मानव शरीर के अन्य उत्सर्जी अंग कौन से देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग था हमारा वृक्क। उसके अलावा देखिए यकृत भी करता है। उसके अलावा हमारी त्वचा करती है, त्वचा क्या करती है, गर्मी में पसीना निकालती है। ठीक, फेफड़े करते हैं। उसके अलावा हमारी बड़ी आंत करती है। ठीक है, ये सारी चीज हमारे SCRT की बुक्स में दे रखी है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर आखिरकार उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों, हम ये कह सकते हैं आखिरकार हमारे शरीर को उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए शरीर में होने वाली शरीर में होने वाली क्रियाओं में, जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर हम बहुत सारी चीज खाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन गैस लेते हैं या और भी बहुत सारी गैसें लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं शरीर में होने वाली जो क्रिया होती है, जो बहुत सारी क्रिया हो रही है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं शरीर में होने वाली जितनी भी क्रिया है, ठीक है, तो उन क्रियाओं में देखते हैं यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ज्यादातर कंडीशन में हम देखते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जैसे हमारे शरीर के अंदर में क्या बनना है, NH2CO NH2, ये एक नाइट्रोजन यानी कि इसके अंदर में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन से यूरिया। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, यूरिया। तो जैसे मान लीजिए अमोनिया, ठीक, अमोनिया बनता है, अमोनिया मतलब NH3। और यदि अनावश्यक एवं विषैले होते हैं, तो जैसे अमोनिया बनता है या यूरिया बनता है, ये सब क्या होते हैं, ये अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब बेकार है, इनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, और अगली कंडीशन में हमारे लिए क्या आएंगे, विषैले होते हैं। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहे तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। अगर हमने किसी प्रकार से मान लीजिए कि इन सारी चीज को, मान लीजिए हमने टॉयलेट है, अगर हम टॉयलेट करने के लिए नहीं, टॉयलेट को रोकते रहे, किसी प्रकार रुक गई, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर में वो गंदी चीज इकट्ठी हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, बेफिजूल के हमारे रोग बन जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हम मर भी सकते हैं। तो अतः शरीर से इन्हें निकालना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। तो हमें इन्हें क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, इन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। अब हमने ऐसी डाइट लेनी, ऐसा खाना लीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम कोई भी ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, मोटे हो गए तो वो प्रोटीन की डाइट लेने लगते हैं पतले होने के लिए, बट वो कभी कभी आगे जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट बन जाते हैं शरीर के लिए। तो हमें यहाँ पर बात करते हैं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसी डाइट, ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, जैसे मान लीजिए कि दाल, जैसे कि दूध, जैसे कि अंडा, जैसे कि मांस, जैसे कि मछली, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं डाइट की जिसके अंदर में हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें प्रोटीन क्या मिलता है, अधिक। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें देखने के लिए, प्रोटीन अधिक मिलता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन अधिक। तो जैसे हमने खाए तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जब यह पचते हैं, अगर ये पचेंगे, मान लिया हमने अपने शरीर के अंदर में खाए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जैसे ही ये पचेंगे, तो पचते हैं तो ये अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसके पचने से क्या होता है, अमीनो अम्ल बनता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मान लीजिए दूध ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं तथा मछली ले रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जाने के बाद पचेगा, तो हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी क्या होगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस। इस बायोकेमिकल रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्या है,
इनके टूटने से, प्रोटीन वाली डाइट लेने से हमारे शरीर के अंदर में अमीनो अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमीनो। अमीनो अम्ल क्या है? हमारे शरीर के लिए क्या बहुत ज्यादा हानिकारक। जब ये पचेगा तो अमीनो अम्ल बनाएगा ज्यादा मात्रा में। अगर हम बात करते हैं, अगर आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में होता है तो अब हमने शरीर के अंदर में मान लीजिए दूध, मांस, मछली, अंडा, ये प्रोटीन वाली डाइट ली, ठीक। तो ये पचती है, पचने के बाद ये क्या होगी? हमारे शरीर के अंदर में अमीनो अम्ल की मात्रा बना देगी, ठीक। तो हमारे शरीर के अंदर में अब जितनी जरूरत है उससे जरूरत से ज्यादा अगर वो बना रही है किसी प्रकार से अमीनो अम्ल की मात्रा, तो हम ये कह सकते हैं वो डायरेक्टली क्या होती है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यूरिया में, ठीक। अब किसमें हो जाती है? यूरिया में। तो यूरिया में जैसे ही वो कन्वर्ट होगी, जितने भी अमीनो अम्ल बनेंगे या बहुत सारी चीजें बनेंगी, तो वो चीज यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये यूरिया क्या? यूरिया एक विषैला पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। अब यूरिया बनेगी, यूरिया को मैंने तुम्हें बताया था कि NH2CONH2, ठीक। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये सारी चीज क्या है? यहाँ पर N क्या है? नाइट्रोजन। N क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तो अब शरीर इसे बाहर निकाल देगा। शरीर में इसकी अधिक मात्रा से यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर किसी प्रकार से हमने मूत्र का त्याग नहीं कर पाया, तो जैसे मान लीजिए मूत्र करने के लिए, यूरिन करने के लिए, अपना मूत्र त्याग करने के लिए, तो अगर हम मूत्र त्याग को नहीं करते हैं, रोके रहते हैं, तो उससे हमारी किडनी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमारे उस वृक्क पर क्या पड़ता है? फर्क। हमारे जो वृक्क होते हैं, इस वृक्क के ऊपर क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव, ठीक। और शरीर में क्या होगा? यूरीमिया नामक रोग हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार पाचन में अपचित खाद्य पदार्थ, इसी प्रकार से मान लीजिए पाचन होता है, तो उसमें देखिए बहुत सारे अपचित खाद्य पदार्थ। अपचित का मतलब होता है जो पच नहीं पाते हैं। पचित का मतलब पचना, अपचित का मतलब, अ का मतलब होता नहीं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में पच नहीं पाते, को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में नहीं पच पाती हैं, तो जो पचती नहीं है उसे हम कहते हैं अपच, और उसे भी क्या होता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। यदि ये अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहते हैं तो कब्ज की शिकायत हो जाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पच नहीं पाती हमारे शरीर के अंदर में, और हमारे बड़ी आंत में जाके इकट्ठा हो जाती हैं। अगर ये कुछ अधिक समय तक पड़ी रही, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमें कब्ज की समस्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कब्ज का मतलब ये है कि हमारा पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होगा, और पेट की जो बड़ी आंत है, उस आंत की दीवारों पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे पास आंत, ये है इस आंत का लूमेन, ठीक है, तो इस आंत की इस दीवार पर गंदगी जमा हो जाएगी, ठीक है। गंदगी जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? ये अपच हो जाती है। अब हम बात करें, देखिए, मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो मानव के शरीर की संरचना कैसी होती है? जटिल, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक। तो मानव के शरीर की संरचना कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पर कि हमारा जो शरीर है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो हमारा शरीर कैसे बना है? कार्बनिक पदार्थों से, ठीक। यानी कि हम कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई जो चीज होती है उसे हम कहते हैं जटिल, कॉम्प्लेक्स। तो हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है? कार्बनिक पदार्थों से, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, तो हमारे शरीर में क्या सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिला है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब मान लीजिए शरीर के अंदर में क्या होता है? शरीर के अंदर में बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। मैंने बताया ना कि खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद अमीनो अम्ल बना है, तो अमीनो अम्ल क्या है? एक नाइट्रोजन पदार्थ है। तो
तो बहुत सारे नाइट्रोजन पदार्थ जैसे यूरिया बन रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर में एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन पदार्थ है, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को हम देखते हैं तो वो रक्त में पहुंचते रहते हैं, हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, जहां से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो ये है हमारे क्या मानव के उत्सर्जन अंग, ठीक है। तो इनके हम कहते हैं वृक्क। अभी और आगे देखिए हम इधर समझेंगे। अतः शरीर के रक्त को छानने के लिए एक जोड़ी वृक्क होते हैं। तो मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बने। अब वो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं वो हमारा जो रक्त है, ठीक, जो इंसान का रक्त है उस रक्त में जाकर के मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं रक्त में जाके, मान लीजिए ये है इंसान का रक्त, ठीक, ये है रक्त, इसमें रक्त बह रहा है, तो यहाँ पर इस रक्त के अंदर में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है। तो अब रक्त के अंदर मिल गया तो रक्त को छानते हैं, या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमें बाहर निकालना छान करके। तो इससे छानने वाला काम कौन करता है, किडनी। रक्त को, ब्लड को कौन छानता है, किडनी। किडनी क्या है, किडनी मतलब वृक्क। वृक्क क्या है, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये किडनी किसी प्रकार से खराब हो जाते हैं, ये वृक्क किसी प्रकार से खराब हो जाते हैं, तो हमारा जो रक्त होता है वो छन नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे रक्त में नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यानी कि विषैले पदार्थ बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो विषैले पदार्थ बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए इन्हें छानना बहुत जरूरी है। तो छानने के लिए कुछ चलनी तो है नहीं, तो हमारे पास क्या होते हैं, वृक्क। वृक्क ही हमारे शरीर में काम करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो ये क्या है, रक्त को छानने का काम है। ये देखो किताब के अंदर लिखा है, रक्त को छानने के लिए कौन काम करता है, रक्त को कौन छानता है, वृक्क, ठीक। ये अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये देखो क्या करें, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है बेकार वाले पदार्थ के उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको उत्सर्जन के रूप में क्या करते हैं, ब्लड को छान करके क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अतः ये शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या है, हमारे अंग है, ठीक है। अब देखिए आगे, मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, किडनी, देखिए एक और एक, तो हम इसे कहते हैं दो होते हैं, एक तो हमारे पास ये है और एक ही है, तो दो चीज को हम कहते हैं एक जोड़ी, ठीक है। तो एक जोड़ी, इसके आकार की बात करते हैं तो सेम के बीज के समान आकार होता है, बीन सीड, जैसे सेम का बीज देखा आपने, कभी भी देखे ना सेम का बीज, सारे बच्चे सेम को खाते रहते हैं ना, सेम का बीज देखो तो बिल्कुल सेम के बीज की तरह होता है इसका आकार, ठीक है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ, ये देखो बाहर का भाग है, ये देखो उभरा हुआ होता है, इसे कहते हैं उभरा हुआ, ये बाहर निकला हुआ, ठीक है। तथा भीतरी भाग दशा हुआ, और भीतर वाला भाग होता है ये वाला, ये देखो मेरा पेन चला स्लाइड पर, इसे देखिए, ये देखिए, इसे कहते हैं दशा हुआ। तो भीतरी भाग दशा हुआ होता है और जो बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, देखिए ऐसे बने हुए तो चलना चाहिए ऐसे। तो ये भीतरी वाला भाग है, ये देखो ऐसे धसा हुआ मिला होता है, बाहरी भाग उभरा हुआ मिल रहा है, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से है ना, ये बाहरी भाग है, ये मेरा पेन चल रहा है, ये उभरा हुआ है, और अंदर वाला भाग ये धसा हुआ है, ठीक है। जैसा अपनी किताब के अंदर में लिखा है, हमने वैसा ही से समझने की कोशिश की है। तो वृक्क कमर के ऊपर ये है, देखिए हमारी कमर, देखिए इस हिस्से को हम कहते हैं कमर। ये मेरे पेन दिखती है, मेरा पेन देखते रहिए, आप स्लाइड पर कहाँ चल रहा है, ठीक है। ये है देखिए हमारी कमर। तो कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी, अब ये कमर के ऊपर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये है देखिए रीढ़ की हड्डी, ठीक, इसे देखिए रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ स्थित होता है, और रीढ़ की हड्डी की देखिए एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, तो ये हमारे कमर के ऊपर है। दूसरी बात, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी में मतलब दाएं और बाएं दोनों साइड पर है, ठीक है। वृक्क ही रक्त के प्रमुख छत्री हैं। छत्री का मतलब छानने वाले। तो वृक्क ही एक ऐसे होते हैं जो हमारे रक्त को छानते हैं।
रक्त में रक्त धमनियों द्वारा आता है, ठीक है, धमनियों के द्वारा आएगा। धमनियों मतलब होता है कि हमारे शरीर में धमनियां और वेन्स होती हैं, धमनियों के द्वारा जो रक्त आता है उस रक्त को हमारे ये किडनी छान करके साफ करती है, ठीक है, तथा छनने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकाला जाता है। और फिर जैसे ही रक्त, ठीक, यहाँ पर आ गया अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किडनी ने छाड़ा, धमनियों के द्वारा आ गया। अब जैसे ये साफ हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त कहाँ पर जाएगा? सिराओं में, ठीक है, किस में जाएगा? शिराओं में। शिराओं के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। देखिए, जब रक्त वृक्क में आता है तो उसमें उपयोगी तथा अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारे पास रक्त, ब्लड है, ठीक, ये आ गया ब्लड, ये है ब्लड, रक्त है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रक्त। तो रक्त के अंदर में देखिए उपयोगी पदार्थ भी हैं और इसमें अनुपयोगी पदार्थ भी हैं। अनुपयोगी, तो अनुपयोगी मतलब दोनों। तो हमारे जो किडनी अब क्या करेगी, इसे किडनी क्या करेगी? किडनी जो उपयोगी पदार्थ है उसे तो ब्लड में ही रहने देगी कि आप ब्लड के अंदर ही रहो, और जो अनुपयोगी खराब है उसे ब्लड से बाहर वो छान करके अलग कर देगी, ठीक, अनुपयोगी। तो ये सब दोनों ही पदार्थ मिले होते हैं, तो उपयोगी पदार्थों को शरीर के लिए रहने देती है, और अनुपयोगी जो हमारे लिए काम करें हानिकारक है उसी किडनी क्या करेगी? ये हमारे प्रमुख अंग है किडनी, ये है, तो ये इसे क्या करेगी? उससे को हानिकारक है, उस हानिकारक को देखिए बाहर निकाल देगी, ठीक, इधर बाहर निकाल देगी। तो देखिए फिल्टर के बाद, फिल्टर का मतलब छानने के बाद, छानने के बाद एक और उपयोगी पदार्थ जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज, लवण, विटामिन्स, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो छानने के बाद देखिए इसमें मान लीजिए उसने छन्नी से छाना, छानने के बाद जो बढ़िया बढ़िया चीज़ है वो तो हमारे ब्लड के अंदर ही उसे रहने देती है, ठीक है, उसे उपयोगी है, उसे शरीर के लिए रखेगी, और जो खराब है उसे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जबकि दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक। तो इसमें से जो यूरिया घुली हुई थी, जो बेकार थी, उसी ने क्या किया? इसे बाहर निकाल दिया, ठीक, और यहाँ ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है, ठीक। तो वृक्कों से छनने के बाद मूत्रवाहिनी में, तो यहाँ पर ये है देखिए मूत्रवाहिनी, इसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी, ठीक, मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी यूरेटर, ठीक है, तो मूत्रवाहिनी, ठीक, मूत्राशय, मूत्राशय और मूत्राशय, ये है देखिए मूत्राशय, ये है मूत्राशय, इसे कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर मूत्र बहाने के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, और ये है यूरेथ्रा, इसे हम कहेंगे यूरेथ्रा, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये सभी अंग आपस में मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये है, ये है, ये सब जुड़ करके क्या एक उत्सर्जन तंत्र बना। तो मान लीजिए यहाँ से कोई यूरिया किडनी छान दिया, तो ये यूरिया मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारा हमारा मूत्र, और उसे मूत्र मार्ग के द्वारा जब इकट्ठा हो जाता है तब इस ब्लैडर से इसे वापस निकाल दिया जाता है, इसे निकाल दिया बेहद शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारे अंग आपस में मिलते हैं, तो इसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो इसे सभी अंग आपस में मिलकर के जब काम करने लगते हैं, अब ये अंग भी काम कर रहा है, अब ये अंग भी काम कर रहा है, ये अंग भी काम कर रहा है, ये अंग भी, ठीक, तो ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और ये भी काम कर रहा है, और ये भी काम कर रहा है। सारे अंग मिलकर जब काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं अंग तंत्र। अब ये किसका काम कर रहे हैं? उत्सर्जन का, तो हम इसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। अगर ये श्वसन का काम करते तो हम इसे कहते हैं श्वसन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पाचन का काम करते हैं, जैसे बड़ी आंत मिली, यकृत मिला, छोटी आंत मिली, ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर के पाचन का काम करते हैं, सारे अंग मिलकर, तो हम उसे कहते हैं पाचन तंत्र। तो जब सारे अंग मिलकर के प्रॉपर तरीका से काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं अंग तंत्र। तो उत्सर्जन का काम कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। देखिए आगे,
गर्मियों की अपेक्षा जाड़े में हम अधिक मूत्र त्याग करते हैं। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में देखिए हमें पसीना अधिक आता है, ठीक। गर्मियों में हमें क्या आएगा, अधिक पसीना। तो ज़्यादातर पानी हमारा पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। जाड़े में हमें पसीना नहीं आता है, तो अब पानी बहुत खराब है, हमारे शरीर के इकट्ठा हो रहा है, तो उसे मूत्र के रूप में शरीर बाहर निकाल देगा। गर्मियों में क्या होता है, पसीने के रूप में बाहर निकल, उसे हम देखेंगे तो हम उसे पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। जबकि गर्मियों में हमें पसीना निकलता है जिसमें जल एवं लवण होते हैं। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अतः गर्मियों में मूत्र निर्माण कम होता है। जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो शरीर के अंदर में बहुत सारा जो पानी है वो पानी क्या हुआ, शरीर से बाहर निकल गया। तो पानी बाहर निकला, उसके साथ साथ में लवण बाहर निकल आता। लवण का मतलब होता है नमक, NaCl। तो हमने कहा ना, तो हम अगर हम पसीना को जब भी कभी हम अपनी जीभ से अगर टेस्ट करेंगे तो हमें पसीने का स्वाद नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि जल तो है, जल के साथ में क्या मिला हुआ, लवण। लवण का मतलब होता है NaCl, ठीक है। NaCl जहाँ पर होगी अधिक मात्रा, वहाँ पर उसका स्वाद नमकीन लगेगा, ठीक है। यही तो देखो हमारी SCERT की किताब में लिखा है। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो जिसमें देखिए जल होगा और लवण होता है, ठीक है। जल का मतलब H2 है और लवण का मतलब यहाँ पर NaCl भी है। ये हमारे शरीर में निकलता है, इसीलिए पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है। अब देखिए मानव के साथ साथ में और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जिसमें उत्सर्जन पाया जाता है। ये मैंने जैसे ही मेरा चैप्टर शुरू हुआ था तो मैं पहली स्लाइड में बता दिया था कि पृथ्वी के अंदर जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, चाहे वो एक कोशिका का हो, चाहे बहुत सारी कोशिका का हो, चाहे वो अमीबा हो, यूग्लिना हो, पैरामीशियम हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, वो सजीव प्राणी, ठीक है। उसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, भैंस, मच्छर सब है, सबके शरीर के अंदर में उत्सर्जन पाया जाता है। अब अन्य जंतुओं में देखिए बात करते हैं, हमारी SCERT की किताब में देखो क्या क्या क्या। एक कोश की जीवों जैसे कि मान लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, इनमें भी उत्सर्जन पाया जाता है। मान लीजिए ये है मेरे पास अमीबा, इसे गौर से देखिए, ये है अमीबा। अब यहाँ पर जो भी कोई खाना आया, वो खाना आकर के जो अमीबा के ये कूटपाद है ना, ये कूटपाद, इन्हें कहते हैं कूटपाद, सीटोपीडिया, यहाँ आकर के देखिए फंस गया। ये देखिए जैसे ही आकर के, अब ये और ज़्यादा, अब ये कूटपाद थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक, इन्होंने आकर के घेर लिया। जैसे हमारे हाथ होते, हाथ घेर लेते हैं, उसी प्रकार से अब घेर करके मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फूड लिया। फूड का मतलब कोई खाना आया अमीबा का, पानी, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या किया, इस खाने को अपने शरीर के अंदर लेना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं अंतर्गत इंगेशन। अब खाना यहाँ पर उसके अंदर पहुंच गया, ठीक। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन। जैसे मान लीजिए मैंने खाना खाया, खाना खा के क्या किया, मेरे मुंह में गया, मुंह पे जाने के बाद पेट में गया। अब पेट में क्या हुआ, डाइजेशन। लेकिन अमीबा बहुत छोटा है, एक कोश की है, तो एक ही कोश का ये सारे काम करेगी। यहाँ पर हमारा शरीर बड़ा है तो यहाँ पर बहुत सारे शरीर के साथ में क्या अंग तंत्र होते हैं, तो वो सारे मिलकर के काम करते हैं, ठीक। पाचन होगा, पाचन के बाद उसका अवशोषण होगा। अब इसमें से अवशोषण का मतलब जो बढ़िया बढ़िया चीज है वो इसका शरीर ले लेगा। उसके बाद स्वांगीकरण होगा, ठीक है। स्वांगीकरण के बाद जो चीज अब खराब है उसका हो जाएगा बाइचेपन, एक्सक्रीशन, ठीक, एक्टोसाइटोसिस। अब यहाँ पर देखिए ये मुंह खुल गया, मुंह खुल गया, यहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ठीक है, ये निकलेगा बाहर, ठीक है, ये बाहर निकल गया। तो ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है जो चीज शरीर के लिए बढ़िया थी वो शरीर ने ले ली, और जो चीज शरीर के अंदर में केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो बनी है और जो खराब चीज बनी है, उस खराब चीज, बची हुई चीज को अब शरीर बाहर निकाल देगा, ठीक। तो ये चीज अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होती है। अब इसी प्रकार से देखिए हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा और स्पंज आदि में भी उत्सर्जन होता है। हाइड्रा के अंदर बात करते हैं, हाइड्रा में उत्सर्जन। अब हाइड्रा के अंदर देखिए एक खास बात ये, हाइड्रा को देखते हो, हाइड्रा के अंदर देखिए ये मुंह है, एक मुंह। तो यहाँ पर देखिए इसका एक ही मुंह होता है, इस मुंह के माध्यम से ही ये खाना खाएगा। यहाँ पर ये देखिए खाना गया इसके शरीर में,
ठीक, ये है इसका शरीर। इसके शरीर में क्या गया? खाना। ठीक, खाना फूड गया। अब सारी चीज का पाचन होकर के जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसी के ही द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिस जगह से खाता है, जहां से खाता है। यानी कि इनका सबका सिस्टम क्या होता है? एक ही सिस्टम होता है, एक ही जगह से यहाँ से ही खाना खाएगा और यहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमारा नीला नीला सा अच्छा दिखा रहा है, ये खाना गया, अपशिष्ट पदार्थ लाल लाल है, जो बेकार चीज बाहर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो एक ही जगह से खाती हैं और इनसे बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं कि तो इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते, ये अपना अपशिष्ट पदार्थ जल में ही निकालते। तो ये सब प्राणी, जैसे मान लीजिए अमीबा है, मेरा पैरामीशियम है, यूग्लिना है, उसके अलावा हाइड्रा है, तो ये या स्पंज है, ये सब क्या है? ये जलीय जीव हैं। ये सब क्या है? जलीय जीव। तो ये जल के अंदर ही खाना खाते हैं और जल के अंदर ही अपना अपशिष्ट पदार्थ निकाल देते हैं। कोई ऐसा तो करेगा नहीं अमीबा कि जल के अंदर सारा खाना खाएगा, अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए खेतों में जाएगा। तो जल के अंदर रहते हैं, जली के अंदर खाते हैं, जल के अंदर ही अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं। जैसे कि मछलियाँ, मछली जल में ही तो रहती है, तो जल में त्याग करेंगे। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो अपने मल त्याग को पृथ्वी पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। उसके अलावा देखिए, केंचुआ में नली के आकार की संरचना होती है जिसे हम उत्सर्गिका कहते हैं। आप केंचुए को देखो, ये है देखिए केंचु, ये देखिए केंचु सबने देखा हुआ, ये देखिए इसकी वास्तविक तस्वीर। इसे देखिए हमने एक इमेज के रूप में निकाला है। तो यहाँ पर देखिए एक नली दिख रही है, देखिए नली, ये देखो बहुत पतली पतली छुड़ी काली काली सी, ये देखो दिख रही नली। तो इस नली को थोड़ा हमने यहाँ पर देखो जूम करके देखा, ये देखो ये है बोले, ये वाले। ठीक, तो जिसे हम, इसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्गिका, उत्सर्गिका। ठीक, नेफ्रिडिया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो केंचुआ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उत्सर्गिका के द्वारा, यानी कि नेफ्रिडिया। ठीक, नेफ्रिडिया। तो यहाँ पर क्या होगा? नेफ्रिडिया के द्वारा यहाँ पर उत्सर्जन होता है। अब कीटों की बात करते हैं। कीटों की अगर हम बात करते हैं, जबकि कीटों में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए मैलपीजियन नली होती हैं। अब ये हैं कीट। ठीक, वहां पर बात कर रहे थे हम केंचुआ की, वहां पर हम बात कर रहे थे जलीय जीव की। अब यहाँ पर बात करें कीट की। तो कीट की अगर हम शरीर को देखते जाएं सूक्ष्म दृष्टि, तो मुझे वहां के उसके शरीर में छोटी छोटी ये नलिकाएं मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैलपीजियन नली। ये है, ठीक, ये देखो नली, ये देखो नली दिखनी हरी, इसे कहते हैं, ये है नली, ये है नली, इसे कहते हैं मैलपीजियन नली। तो अगर किसी प्रकार से कोई पूछता है आपसे कि कीटों में अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा निकलता है? मैलपीजियन नली से। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक, तो मैलपीजियन ट्यूबल्स नली द्वारा। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट दे रखा है जिसे थोड़ा आप समझ लीजिए। अब देखिए जीव की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अमीबा है, जल में अंदर रहता है, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा। उसके अलावा अलवड़ जलीय। अलवड़ जलीय का मतलब होता है ऐसे जीव जहाँ पर लवण की मात्रा है, मतलब ऐसे जीव जहाँ पर खारे पानी में नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ जीव तो ऐसे जो खारे पानी में मिलते हैं, बहुत सारे जीव हमें खारे पानी में मिलते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे जो खारे पानी में नहीं मिलते। तो हमें यहाँ पर ये बात करना था, ऐसे जीव जो खारे पानी में नहीं मिलते, जैसे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो इन सब का उत्सर्जन क्या होता है? पदार्थ क्या है? अमोनिया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अमीबा है, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा, अलवड़ जलीय, उसके बाद मछलियाँ हैं। तो मछलियों की हम ये बात करें, ये खाना पीना खाते हैं, तो इनका उत्सर्जन के रूप में क्या बाहर निकल रहा है? अमोनिया। इनका उत्सर्जन के रूप में क्या निकला है बाहर? अमोनिया। उसके अलावा देखिए सीपी और घोंगा, ये एक ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रह सकते हैं। उसके अलावा हमने ऐसा देखा है कि पानी के बाहर खेतों में या किनारों पर भी पड़े हुए थे। तो इनका क्या है? अमीनो अम्ल। इनका उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल। उसके अलावा अमीनो अम्ल देखिए किसका और मिलेगा? स्तनधारियों का। उसके अलावा उभयचरों का, एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब जैसे कि मान लीजिए मेंढक है, मगरमच्छ है। ठीक है,
तो मेंढक हुआ, मगरमच्छ हुआ, कछुआ, तो ये ऐसे जीव हैं जो कि जल के अंदर भी मुझे मिल रहे हैं। उसके अलावा हम इसे देखते हैं तो ये हमें कहाँ पर मिल रहे हैं? जल के अलावा अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमें देखने के लिए कहाँ मिलेंगे? जल के अलावा, ये कोई भी जल से बाहर भी। ऐसे जीव जो जल में और थोड़े स्थल पर दोनों जगह रह सकते हैं उसे हम कहते हैं उभयचर। तो उन्होंने देखने के लिए हमें अमीनो अम्ल ही मिल रहा है। उसके अलावा पक्षियों एवं सरीसृपों में, ठीक, पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों और सरीसृपों में सरीसृपों में हमें यूरिक अम्ल देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगली बात करते हैं पौधों में उत्सर्जन। अब हमने अब तक देखिए उत्सर्जन के बारे में, उसके बारे में पढ़ा जीवों के बारे में। तो अगर हम जीव की बात करते हैं तो पेड़ भी तो एक जीव है भाई, पेड़ भी तो एक जीव है ना। तो अगर हम जीव पेड़ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? जब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव प्राणी जीव सब में उत्सर्जन होता है, तो हमें पेड़ों में उत्सर्जन समझना है। तो पेड़ों में उत्सर्जन की बड़ी बात देखो क्या करते, जैसे मान लीजिए महुआ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कन्नेर का पेड़ है, उसके बाद आक मदार का पेड़ है, आदि के पौधों के तने या पत्तियां कट जाने पर एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। तो मान लीजिए माने पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ को आप जरा सा भी तोड़ेंगे तो वहां पर एक दूध जैसा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे आप कहते हैं लेटेक्स, ठीक है। मदार का तोड़ेंगे, बरगद का तो करने, तो यहाँ से दूध जैसा जो पदार्थ निकला वो क्या है? उत्सर्जन है। वही क्या है? एक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी पेड़ है, वहां से देखिए दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है, तो दूध जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लेटेक्स। ये क्या है? अपशिष्ट, ठीक है। और जैसे कि गोंद, गोंद देखा तुमने? बबूल का, नीम का, आम का, यहाँ पर गोंद दिखा, तो ये सब क्या है? अपशिष्ट। मतलब एक शरीर, इस पेड़ के अंदर में जो अपशिष्ट पदार्थ पड़ा है, अब पेड़ उसे बाहर निकाल देगा। अब देखते हैं यहाँ पर जबकि कुछ अन्य पौधे, जैसे मान लीजिए बबूल की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, नीम की बात करते हैं, आदि के तने से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम गोंद कहते हैं। ये देखिए कौन, ये देखिए कौन, ये दिख रहा है आपको गोंद, ठीक, चिपचिपा पदार्थ निकला जिसे हम क्या कहते हैं? गोंद। तो गोंद क्या है? ये अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक, अपशिष्ट, बेकार है बिल्कुल। हाँ, इंसान के लिए फायदेमंद है, अगर इंसान इसे खाएगा तो उसके लिए फायदेमंद है। अब जैसे इंसान के लिए यूरिया या बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे थे, इंसान के लिए तो बेकार थे, बट वो किसी प्लांट के लिए अगर उसे समय समय पर देते हैं तो प्लांट के लिए वो खाद का काम करते हैं, ठीक। खाद का मतलब होता है प्लांट को एक तरह के भोजन के रूप में काम करते हैं। अब प्लांट की जो चीज निकल रही है वो इंसान के लिए फायदेमंद है। तो ये सभी निकलने वाले पदार्थ जैसे कि गोंद है या लेटेक्स, दूध है, आदि सभी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। अब देखते हैं, देखिए पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन जैसी क्रिया होती रहती है। जैसे मान लीजिए अभी हमने शुरू शुरू में स्लाइड में पढ़ा था कि जैसे श्वसन है या पोषण है या प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाना, इसे हम पोषण भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज जितने भी सजीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो सभी सजीवों का ये क्या है? एक गुण है, प्रमुख गुण है, अर्थात उनकी जीवन की प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस है, उत्सर्जन, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक तथा अनावश्यक पदार्थ बनते रहते हैं। तो बहुत सारे देखो ऐसी क्रिया श्वसन की होगी, पोषण की होगी, प्रकाश संश्लेषण यानी कि हम खाना खा रहे हैं, या तो इसमें बहुत सारी क्रियाओं में क्या होता है? वो चीज खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अनावश्यक हानिकारक बहुत सारे पदार्थ बनते रहते हैं, ठीक है। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वाष्पोत्सर्जन में देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो पौधा यहाँ से क्या बाहर निकाल रहा है? ऑक्सीजन, ठीक, इंसान के लिए फायदेमंद है। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया और तो यहाँ से पौधे से क्या वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे से बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन के लिए, ये सब क्या उत्सर्जन है। उत्सर्जन होता है शरीर से निकलना। अब देखिए यहाँ पर
पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। तो पौधों में देखो बहुत सारी जैविक क्रिया होती हैं, जिसमें बेकार अनावश्यक पदार्थ पौधे के शरीर में भी बने, ठीक। तो इन्हें क्या करें, इनको किसी न किसी विधि के द्वारा पौधा जो होता है बाहर निकाल देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि पोषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल रहा है, ठीक। हालांकि पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिन में क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। गोंद बन रहा है, बेकार है, इसे क्या करा, शरीर से बाहर निकला। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, ये कंडीशन देखते हैं यहाँ पर बिंदुस्राव, ठीक है। तो ये पानी भी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह का ये उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल रहा है। देखिए, कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियां हैं, उस पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं, ठीक है। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि आम है, नीम है, बबूल है तथा हींग के पौधों में से गोंद एवं रेजिन से निकलता है। जैसे हींग की बात करते हैं, हम लोग सारे सारे हींग खाते हैं, तो हींग क्या है, हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन पौधे के लिए हींग क्या है, हींग निकाल रहा है पौधा, तो इसका मतलब क्या है, पौधा उत्सर्जन कर रहा है। तो हींग एक उत्सर्जी पदार्थ है पौधे का, ठीक। तो हींग क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ। अब कुछ पौधे जैसे कि कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। अगर कत्था का अगर हम पेड़ देखेंगे तो कत्था के पेड़ की जो छाल होती है, उस छाल से देखिए टैनिन निकलता है। तो टैनिन ये क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। ये क्या है, ये उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी। तो चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो चीड़ का जो तना है, यहाँ से तारपीन का तेल मिल रहा है, तो तारपीन का तेल भी इसके लिए क्या हो गया, एक उत्सर्जी पदार्थ होगा, हमारे लिए फायदेमंद है। इस प्रकार देखिए, दूध, रेजिन्स, गोंद, टैनिन्स, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। अब हींग या टैनिन या तारपीन का तेल निकला है, पौधे के लिए तो बेकार है, बट हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है, और भी जानवर हैं उनके लिए फायदेमंद है, ठीक। इसी प्रकार से पौधों में श्वसन क्रिया में, अब पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन। तो ये श्वसन किससे करेंगे, स्टोमेटा यानी कि रंध्र द्वारा करते हैं। किससे करते हैं, स्टोमेटा। यह देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है। तो श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि तो पौधे जो होते हैं, पौधे श्वसन करते हैं। श्वसन के दरमियान क्या होता है कि पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना रहे हैं, और इस रंध्रों के माध्यम से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है, ठीक है। और इसी के माध्यम से क्या, H2 पानी भी बाहर निकलता रहता है, ठीक। तो पौधे श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं, रंध्रों द्वारा, स्टोमेटा द्वारा करते हैं। देखिए, वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाकी पौधे जैसे कि टमाटर, अब वर्षा के दिनों में देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिन्हें कहते हैं शाकी पौधे, जैसे टमाटर है, अरवी है, नेस्टिसियम है, तथा मकोई का पेड़ देखा, मकोई, इसमें काली काली मकोई आती है, लोग खाते रहते हैं बच्चे छोटे छोटे, ठीक है, देहात में मकोई आदि पौधों की पत्तियों की शिराओं पर अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को कहते हैं बिंदुस्राव। अब जैसे मान लीजिए गर्मियों में हमने देखा तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन वर्षा ऋतु में बात करते हैं तो पौधे भी एक तरह का पसीना जैसे पदार्थ निकालते रहते हैं, अर्थात ये भी पानी को निकालते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं बिंदुस्राव। जैसे ओस की बूंदें होती हैं, ठीक, ओस की बूंदें, ठीक, ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, बिंदुस्राव, बिंदुस्राव। तो बिंदुस्राव कौन कर रहे हैं, बिंदुस्राव हमारा टमाटर कर रहा है,
और भी कर रहा है, नेस्टेशियम कर रहा है, मकोई का पौधा कर रहा है, और बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम शाकीय पौधे कहते हैं। शाकीय मतलब बहुत छोटा हरा भरा पौधा जिसका पूरा शरीर हरा भरा, ठीक, वो कहते हैं, इसे हम कहते हैं बिंदुश्राव। यहाँ पर हमारे अध्याय की जो थ्योरेटिकल थी वो थ्योरी हमारी पूरी खत्म हुई और हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी 5 मिनट में चला जाएगा, ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य के अंदर में प्रमुख उत्सर्जी, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वैसे फेफड़े, वैसे प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारे वृक्क हैं। थोड़ा गड़बड़ है, वैसे तो है, तो ये भी यकृत भी है, फेफड़े भी है, बट सबसे ज़्यादा प्रमुख की बात करते हैं तो ये है हमारे प्रमुख अंग, ठीक। ये थोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही, बट यहाँ पर प्रमुख सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर हम दी जाती है तो वृक्क की दी जाती है, ठीक। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिकम, ठीक, पक्षियों के अंदर क्या बनेगा? यूरिकम। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, ठीक, वृक्क में तो बनेगा, किडनी, हमारी किडनी में वहीं पर मूत्र का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर शाकीय पौधों में बिंदुस्राव होता है। शाकीय पौधों में बिंदुस्राव मतलब पानी की बूंदें कहाँ पर ज्यादातर हमें देखने के लिए पत्ती द्वारा मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलती हमें, जड़ से नहीं मिलेगी हमें, तने से भी नहीं मिलेगी, पुष्प द्वारा में भी हमें पत्ती के द्वारा मिलेगी, ठीक है। और कीटों में उत्सर्जी अंग होती हैं। कीटों में, कीटों मतलब मैल पीगी नलिकाएं, ठीक, अभी मैंने कीटों के बारे में बताया था, कीटों मैल पीगी होती है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक। मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। केंचुए का उत्सर्गी अंग है उत्सर्गिका यानी कि नेफ्रेरिया, और घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ है अमीनो अम्ल। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है? नहीं, यूरिया होता है भैया। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है? नहीं, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरिया नामक रोग हो जाता है? बिल्कुल सही बात है। हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, सही बात है। वृक्क के खराब हो जाने पर अपोहन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। अपोहन का मतलब होता है डायलाइसिस, डायलाइसिस, ठीक है। जब बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनकी किडनी में दिक्कत होती है वो समय समय पर डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस मतलब होता है कि ब्लड को छाना जाता है उसमें। नेस्टेशियम, नेस्टेशियम का मिलान करते हैं तो नेस्टेशियम हमें एक छोटा पौधा है जिसे क्या करता रहता है? बिंदुस्राव, ठीक है। कीट की बात करते हैं तो कीट की उत्सर्जन होता है मेलपीगी नलिका द्वारा, ठीक है। केंचुए की बात करते हैं तो केंचुए में क्या पाया जाता है? उत्सर्गिका यानी कि नेफ्रेरिया। सरीसृप का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। और सिनकोना क्या होती है? सिनकोना हमेशा हम पाते हैं, सिनकोना की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होता है जो दवा के रूप में काम आता है, ठीक, कुनैन प्राप्त होता है। अब देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उत्सर्जन देखिए क्या होता है? उत्सर्जन में देखिए अनावश्यक एवं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन वो तो है, अनावश्यक हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ तो शरीर से बाहर निकलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जन वृक्क, फेफड़े, यकृत, त्वचा, ठीक, ये प्रमुख अंग है। अब देखिए अब इसमें क्या है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य का ये देखिए उत्सर्जन तंत्र का वर्णन, ठीक है। ये है वृक्क, ये है मूत्र वाहिनी, ठीक है, ये हमारा ब्लैडर होता है, ये मूत्र मार्ग होता है यूरेथ्रा, ठीक है। ये सब मिल करके उत्सर्जन तंत्र बनाता है। तो मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, इनका आकार स्वयं के बीज के समान होता है, स्वयं के बीज के समान होता है। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छत्री यानी कि रक्त को छानने वाले होते हैं। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दसा हुआ होता है। ये देखो है ना, इसका जो बाहरी भाग है ये उभरा हुआ होता है, भीतर का भाग दसा हुआ होता है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में सब कुछ बता दिया है।
वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यहाँ पर प्रश्न, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। तो पौधों में भी उत्सर्जन प्रक्रिया होती रहती है। तो पौधों में जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। शरीर से क्या करते हैं, ये बाहर निकालते रहते हैं। जैसे कि दूध, यानी कि लैटेक्स, हम दूध नहीं कहेंगे, होगा है दूध जैसा पदार्थ बस, बट हम उसे क्या कहेंगे, लैटेक्स। जैसे रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब गोंद, जैसे कि टैनिन, जैसे कि हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। बिंदुस्राव, बिंदुस्राव किसे कहते हैं? ठीक, बिंदुस्राव, बिंदुस्राव का मतलब होता है छोटी छोटी बूंद पत्तियां निकालती रहती हैं। जैसे छोटा सा पौधा क्या, साकी पौधा अरबी, ठीक। उसके बाद छोटा सा पौधा क्या, साकी टमाटर। उसके अलावा क्या, नेस्टेशियम। उसके अलावा क्या, मकुई आदि के पौधों में अनावश्यक जल तथा लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को हम बिंदुस्राव उत्सर्जन कहते हैं। हमारा अध्याय तो प्यारे बच्चों यहाँ पर खत्म हो रहा है, और हमारी ये किताब है, इस किताब को 2025-26 की हमारी जो किताब है, इसी किताब का ये देखिए 2025-26 किताब है। तो यहाँ से ही मैंने सारे के सारे मटेरियल को आपको समझाने के लिए एक पावर पॉइंट की स्लाइड पर मैंने लिखा है, जो कि हमारी सरकारी किताब है। ठीक है, तो हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो बहुत अच्छा अध्याय था, इंटरेस्टिंग अध्याय था। सभी बच्चे इस अध्याय को देखें, और बेसिक शिक्षा परिषद पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक अगर हमारा किसी वीडियो को देख रहे हैं, तो सारे अध्यापकों को हमारी तरफ से नमस्कार। ठीक है, तो हम आपसे अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे बाय बाय। ठीक, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके।